और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के तराल में इनकाउंटर, 2 मिलिटेंट हलाक, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तराल से, जहां पर इनकाउंटर जारी है जिसमें 2 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के तराल से, जहां पर इस वक्त इनकाउंटर का सिलसिला जारी है। 2 मिलिटेंट को इसमें हलाक कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मंजूर से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तराल से, जहां पर इनकाउंटर की खबर है। क्या ताज़ा अपडेट है? 2 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। जी आज़म, ये जो एनकाउंटर है आज सुबह 7 बजे के करीब उस वक्त शुरू हुआ था जब यहाँ के खेतों में मिलिटेंटों के छुपे होने की फोर्सेस को इतला मिली थी। उस दौरान फोर्सेस ने इन खेतों को मुहासरे में लिया तो और एनकाउंटर उस दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में पहले ही एक मिलिटेंट को मार गिराया था और दूसरा जो मिलिटेंट था वो इस इलाके से फरार हो गया था। ताहम फोर्सेस की जो घेराबंदी थी वो मजबूत थी। उसके बाद अभी उस दूसरे मिलिटेंट को भी मार गिराया गया है और अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। आजम मंजूर, कितने मिलिटेंट थे? 2 ही थे, इससे ज्यादा थे क्या? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये जो पुलिस ने जानकारी दे, ये 2 ही मिलिटेंट इस इलाके में छुपे थे जिनकी शिनाख्त भी हो गई है। पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी। एक मिलिटेंट की शिनाख्त उमर सोफी के बतौर है, दूसरा शफात मुजफ्फर सोफी और दूसरा उमर तीली के बतौर हुई है। पुलिस ने यह भी जानकारी, जो खनमू में जो एक सरपंच को समीर अहमद को मारा गया था, इस किलिंग में ये दोनों मिलिटेंट मुलव्वस थे। क्या इस दौरान क्या फोर्सेस को भी किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है? जी आजम, फोर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो घेराबंदी है अभी भी जारी है और सर्च जो है सर्च भी अभी जारी है। चलिए मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सावा के वीके चंद्रशेखर अखरोट इंडस्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश है। अखरोट इंडस्ट्री 52 बीवेरपोर सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भारी बरहमना में वाक़ है, जहां आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें सावा के, जहां वीके चंद्रशेखर अखरोट इंडस्ट्री में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। अखरोट इंडस्ट्री में के कॉम्प्लेक्स में भारी आग लगी है, जहां आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 16 दिनों में 14वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 84 और 85 पैसे का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 120 रुपए के पार पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से काफ़ी जो इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो रही है। जो दूध, सब्जी, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बाहर से हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, दिल्ली में आता है, सब्जियां आती हैं, दूध आता है, उस पर असर बहुत महंगी हो रही है पेट्रोल के रेट बढ़ने से। पेट्रोल और डीजल का तो दाम बढ़ रहा है, दैट इज इन नॉट ए गुड कंडीशन ऑफ द कंट्री। सरकार को देखना चाहिए ताकि इसका ऊपर टैक्स वगैरह ना लगा के थोड़ा लोगों को राहत दे। अभी इलेक्शंस थे तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फिर उसको वापस बढ़ा दिया। धीरे धीरे बढ़ाते 80 से मतलब 104 पे आ गया है। हर चीज़ में जीएसटी लगा रहे हैं, पेट्रोल में क्यों नहीं जीएसटी लगा रहे? जो आम जनता है उसको मतलब पेट्रोल का क्योंकि यूज़ है ही, उसे करना ही करना है, तो किसी न किसी तरीके से उसको जो है बियर करना ही करना है। तो ये एक जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये नहीं, पेट्रोल का डीजल बहुत दाम बढ़ रहा है। इस डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम पे आम आदमी का बहुत असर पड़ रहा है। किंतु टैक्स तो नहीं कम रहा है, लेकिन हमारा जो हम सरकारी नौकरी वाले आदमी है, लेकिन इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दाम तो मतलब पहले जैसा होना चाहिए था, 100 जैसा 96 वैसा होने से हम लोगों के लिए अच्छा होता है। देखो पीछे से तो तेल आ ही रहा हो तो इंटरनेशनल मार्केट है, इंडिया में इतना तेल तो पैदा होता नहीं है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल जब परचेज करेंगे तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। और मुंबई वासियों पर महंगाई की दोहरी मार का सामना है। ऐसे महानगर गैस लिमिटेड ने फी किलो सीएनजी की कीमतों में 7 रुपए, जबकि फी किलो पीएनजी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद अब फी किलो सीएनजी 67 रुपए, जबकि फी किलो पीएनजी 41 रुपए हो गई। रियासती हुकूमत ने
सीएनजी पर 13.5% वैट को कम किया था, जिसकी वजह से सीएनजी सस्ती हो गई थी। तमाम अब वैट को बढ़ा दिया गया, इसलिए आवाम के लिए सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई। वहीं दिल्ली में फी किलो सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त मौजूद है। प्रशांत, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आवाम तो परेशान थी, अब सीएनजी और पीएनजी में भी महंगी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए सीएनजी में 7 रुपये तो पीएनजी में 5 रुपये का इजाफा हो चुका है। मैं मुंबई के साउथ मुंबई में जो इलाका है वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मौजूद हूँ। आपको अगर ताज़ा तस्वीरें मैं दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देखें तो पेट्रोल की कीमतों में किस तरह से इजाफा हुआ है। आज भी 85 पैसे पेट्रोल और डीजल आज भी महंगे हो गए हैं। आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो 16 दिनों में 14 बार ये आंकड़े बदले गए हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस बार, पावर पेट्रोल आज मुंबई में 124 रुपये 70 पैसे है और जो नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है वो 120 रुपये 51 पैसे है। और डीजल की अगर कीमत वो देखी जाए तो 104 रुपये 76 पैसे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14वीं बार 85 पैसों का इजाफा हुआ है। पेट्रोल पंप अगर आप देखें तो मुंबई का आलम यह है कि ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अब पेट्रोल भराने से डर रहे हैं। ये असर जो है उनके पूरे बजट पर होता है। यहाँ पर जो कामगार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई। हालांकि वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं बात कर सकते उनकी, क्योंकि नौकरी की बात है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि 16 दिनों में 14 बार ऐसा हो चुका है, आज 14वां दिन है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज भी 85 पैसों का इजाफा हुआ है। सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि सीएनजी और पीएनजी, जो एक राहत वाली बात थी, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है कि अधिकतर कारें ऐसी होती हैं जो सीएनजी गैस पर चलाई जाती हैं, ताकि कुछ मुनाफा और कुछ इजाफा जो है जो काम करने वाले लोग हैं उनको मिल पाए। लेकिन आज 7 रुपये सीएनजी भी महंगा हो गया और पीएनजी भी 5 रुपये महंगा हो गया। अब तस्वीरें एक बार फिर से देखें, ये पेट्रोल पंप है और ये पेट्रोल पंप उस जंक्शन पे है मुंबई के मेट्रो स्टेशन के आसपास। यानी ये वो जंक्शन है जहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़, हज़ारों की संख्या में गाड़ियों का आना जाना होता है। लेकिन आप देखें तो ये तस्वीरें हैं, ये सच्चाई है पेट्रोल पंप की बताने के लिए कि क्या हालत इन दिनों मुंबई में हो रहा है। मुंबई के पेट्रोल पंप पूरी तरह से सूने पड़े हुए हैं। इक्के दुक्के लोग अगर आ भी आ रहे हैं तो मैंने इससे पहले की एक तस्वीर देखी, कुछ लोग 60 रुपये, कुछ लोग 70 रुपये, कुछ लोग 100 रुपये यही पेट्रोल भरा करके अपना दिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा कि सीएनजी पर 13.5% वैट को सरकार ने कम किया था, लेकिन बताया जा रहा है कि दोबारा सरकार ने वैट को बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए यही एक रणनीति है सरकार की, जिसको लेकर के आम जनता में गुस्सा है। एक बार वो लुहाना दिखते हैं कि भाई हमने जो है वैट जो है, जो टैक्स होता है उसे हमने कम कर दिया है, लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़े दिन निकलते हैं उसके बाद भी वो सारे वैट जो है फिर से वापस ले लेते हैं। अब फिर से तस्वीरें अगर देखें, जो कामगार हैं आप देखें उनके पूरी तरह से फ्री है। वो देख रहे हैं कि भाई कोई आए यहाँ पर तो यहाँ पर उनको कहा यहाँ पर पेट्रोल भराने का जो सिलसिला है शुरू किया जाए। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जियों की जो ढुलाई है वो महंगी होगी, यानी सब्जी भी महंगे मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दिनों मुंबई कर दोहरे मार से परेशान है। पहला तो रोजगार बड़ी मुश्किल से लोगों को मिल रहा है, दूसरा जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे सीएनजी गैस की बात की जाए, चाहे पेट्रोल की बात की जाए, चाहे अब देखिए अभी एक शख्स है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा कि कितने रुपए का ये पेट्रोल भराते हैं और क्या कुछ कहते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा। सर, आप पेट्रोल भराने आए, कितने का पेट्रोल भराएंगे आप? 500 रुपये का। जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना बजट पर असर पड़ रहा है? अभी इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। मैं तो ठीक है, इन्होंने देखिए साफ तौर पर यही बताया है कि आज वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं वो खुद बात करने से कतरा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए ये तस्वीरें हैं, ये सच्चाई है उस मुंबई की जिसकी रफ्तार कभी रुकती नहीं है। मुंबई कर कभी थकते नहीं है, लेकिन महंगाई के मार के आगे रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी होती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी आज अपना 42वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। इसके अलावा तमाम डिवीजन और अजला में बीजेपी प्रोग्राम का इनेकाद करेगी और झंडा लहराएगी। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक नई सियासी पार्टी का ऐलान किया गया था। इस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने वजूद में आने के बाद एक लंबा सियासी सफर तय किया है।
और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां समानुमानदे विनीत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। विनीत, बीजेपी आज अपना फाउंडेशन डे मना रही है, किस तरह की तैयारियां हैं इस वक्त दिल्ली में? आज ये निश्चित तौर पर आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय जो कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह का माहौल जो है वो यहाँ पर है। और अब से थोड़ी देर बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो झंडा फहराएंगे। अब जो है जो कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अब झंडा जो है पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में वो फहरा रहे हैं। तो साफ तौर पे पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं। अरुण सिंह उनके साथ में मौजूद है। इसके साथ ही साथ अन्य जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर पार्टी जो है वो कार्यक्रम को मना रही है, अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को मना रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 बजे जो है वो संबोधन होगा, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसको लेकर के बीजेपी ने व्यापक तैयारी की है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता जो है या फिर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुन सके, इसकी तैयारी जो है वो पार्टी ने की है और कई स्क्रीन जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको आज यह भी बताना चाहूंगा कि पार्टी में जो है वो जन कल्याण में जो पार्टी के जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम लागू किए गए देश भर में, उसको लेकर के जो है वो तैयारी जो है वो की गई है और पार्टी जो है इसका जो है वो पखवाड़ा जो है वो मनाएगी। तो साफ तौर पर बीजेपी ने काफी तैयारी जो है वो की है अपने स्थापना दिवस को लेकर के। और इस वक्त अगर हम अपने कैमरा पर्सन को बताएं, वो हमें दिखाएं तो पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में हम अब वो उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश में करेंगे। अपने कैमरामैन हमारे कैमरामैन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करें जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर देखिएगा कि पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में ध्वजातोलन कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीर जो है, लाइव तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो जो है पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में झंडा फहरा रहे हैं और उनके साथ में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर पार्टी लगातार कोशिश है कि व्यापक स्तर पे जो है वो जो स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर वो प्रोग्राम यहाँ पर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी। इस मामले में सोनिया विहार थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि हुजूम ने हंगामा आराई और तोड़फोड़ के साथ साथ आतिशजनी की, जिससे इलाके में दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तहकीकात के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और ये दावा किया गया कि तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ ऐनी गवाह के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद भी मौजूद हैं। मुल्ज़िमीन के वकील ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, इनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कानूनी तौर पर काबिल कबूल शवाहिद मौजूद नहीं है। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने इस्तिगासा और वकील दिफा की दलीलें सुनने के बाद मुल्जिम अजय, रोहित सक्सेना, कुलदीप उत्कर्ष, राज उर्फ धीरज और हिरेंद्र रावत की नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने आलमी बिरादरी से सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में जारह रूस को सलामती कौंसिल से बरतरफ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने फ़राइज़ इस तरह अंजाम नहीं दे पा रहा है जिसके मकसद के लिए इसका क़याम अमल में लाया गया था। ज़ेलेंस्की ने रूसी फ़ौज की बर्बरियत का जिक्र करते हुए अमेरिका और मगरबी मुल्कों से रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। इन्होंने कीव को आलमी जमहूरियत और मज़ाहमत का मरकज करार दिया। अमेरिका और इसके इत्तेहादी रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने की तैयारी में जुटे। अमेरिका ने यूक्रेन को $100 मिलियन की फौजी इमदाद देने का वादा भी किया है। उधर यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले जारी है। लिवियो शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। Зараз принциповий момент, передусім для західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив в Бучі, санкції проти Росії мають бути
співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай, якщо після цього транзит товарів в Росію буде продовжуватись як зазвичай, якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно, що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з числа курсантів військових училищ, людей з бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій. सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान ने यूक्रेन की अब तर होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तान ने बोचा कत्लेआम की मजम्मत की और मामले की आज़ादाना जांच की तायीद भी की है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ आलमी उमूर के माहिर मोहिबुल हक साहब जुड़ रहे हैं। मोहिबुल हक साहब, जिस तरह की यूक्रेन और रूस का मामला चल रहा है और ज़ेलेंस्की जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, क्या और पाबंदियां रूस पर आयद की जा सकती हैं? देखिए, पाबंदियां जो अभी हैं वो भी काफी सख्त पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों के बाद कोई मजीद सैंक्शन से कुछ अचीव नहीं होने वाला। अभी जिस तरह की बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, फिलहाल सबसे बड़ी बात है जंगबंदी। फौरी तौर पे अगर यूक्रेन में जंग बंद नहीं होती है तो इंसानी जानों का इसी तरह से बना होता रहेगा, ऐसी तबाहियां होती रहेंगी। और दूसरी जानिब नाटो जो कंट्रीज हैं उनको बतौर खास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपने एटीट्यूड में लाना होगा। रशिया को इस पूरे अटैक से रोकने के लिए या रशिया को नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठाने के लिए कुछ ना कुछ एश्योरेंस रशिया को भी मिलना चाहिए कि नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा, जॉर्जिया को शामिल नहीं किया जाएगा। जब तक ये एश्योरेंस नहीं मिलता तब तक मैं ये समझता हूँ कि रशिया बाज नहीं आएगा हमलों से। बिल्कुल। एक चीज़ और महबूल हक साहब, ये जानना चाहूँगा कि ज़ेलेंस्की ने सलामती कौंसिल पर भी सवालात खड़े किए। उन्होंने आलमी बरादरी से ये भी कहा है कि सलामती कौंसिल में इस्लाहात की ज़रूरत है। देखिए, सलामती काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई एक्शन पॉसिबल नहीं है। ये एक हाई टाइम है कि यही स्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन की जो बात हमेशा पर की जाती रही है और हिंदुस्तान भी इसके बाद ही मजबूती से इस बात को उठाता रहा है। जब 5 बिग बॉसेस बैठे होंगे और उनके पास वीटो पावर होगा तो रशिया अपने खिलाफ किसी भी एक्शन को वीटो करने की हैसियत में मौजूद है वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में। तो सलामती काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर ये 5 जो वीटो लैडिंग कंट्रीज हैं जिसमें रशिया शामिल है, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन है तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता कि उसे वीटो का अख्तियार है। तो ऐसी हालत में सलामती काउंसिल का अगर क्रिटिसिज्म की तरफ से है तो बिल्कुल जेन्युइन क्रिटिसिज्म है। जब तक वीटो पावर एबॉलिश नहीं होता या फिर और ज्यादा कंट्रीज को इसमें शामिल नहीं किया जाता तब तक सलामती काउंसिल इफेक्टिव नहीं हो सकती। बिल्कुल। महबूल हक साहब, ये जंग कब तक जारी रह सकती है? रूस की मंशा क्या इसमें दिख रही है? वो क्या हुसूल क्या करना चाह रहा है, हासिल क्या करना चाह रहा है यहाँ से? मैं ये समझता हूँ कि जंग में देखिए जिस तरह का रेजिस्टेंस रूस को मिला है यूक्रेन में और जिस तरह से वो अपने हदफ को पूरी तरह पाने में नाकाम रहे हैं अब तक 40 दिन से ज्यादा की जंग में, तो मैं ये समझता हूँ कि एक डिग्निफाइड एग्जिट जिसे कहते हैं ग्रेसफुल एग्जिट खुद भी रशिया तलाश कर रहा है। अगर नेगोशिएशन सही डायरेक्शन में हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें कुछ सीरियसली इंटरेस्ट में, नाटो का इंटरेस्ट ये है कि ये वार जारी रहे, लेकिन रशिया और यूक्रेन को ये बात सोचनी होगी कि ये वार बंद होनी चाहिए। और इस हालत में रशिया मेरे ख्याल से एक ग्रेसफुल एग्जिट की कोशिश करेगा और वो ग्रेसफुल एग्जिट इसी वक्त हो सकती है कि कुछ एश्योरेंस उसे मिले और उसके साथ ही ये जंग बंद हो सकती है, फिर नेगोशिएशन के जरिए बाकी बातें हो सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महबूल हक साहब हमसे बात करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।